आज का जो नया टॉपिक है वो है पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रियाविधि। ये क्लास 10th का है और आज हम इस वीडियो में आपको ही बताएंगे कि पुष्पी पादपों में निषेचन की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। लेकिन अपन टॉपिक को शुरू करें उससे पहले सबसे पहले जो मेन जो अर्थ आता है कि या मेन बात को समझना है वो होता है कि निषेचन किसे कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलना वो क्रिया कहलाती है आपकी निषेचन की। यानी शुक्राणु और अंडाणु मतलब कहने का अर्थ है कि नर युग्मक शुक्राणु प्लस मादा युग्मक अंडाणु जब आपस में इनका संलयन होता है यानी कि मिलते हैं तो ये जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं निषेचन की क्रिया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी निषेचन की परिभाषा भी हो गई और ये इसका मेन अर्थ भी हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो पुष्पी पादप हैं उनमें निषेचन की क्रिया कैसे होती है। लेकिन उससे पहले हम एक तो स्त्री केसर और एक पुंकेसर दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे, उसके बाद होगी क्रिया आपकी निषेचन की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन एक ये आपके सामने एक चित्र है जिसको अपन नर जननांग बोलते हैं, अर्थात ये एक पुंकेसर का चित्र है। ठीक है, इसमें देखिए कि ये आपका एक ऊर्ध्वाधर संरचना है जिसको तंतु बोलते हैं। इसके ऊपर एक गोल सा स्ट्रक्चर है यानी कि गोल वाला स्ट्रक्चर है, इसको पराग कोश बोलते हैं। और इसके अंदर छोटे छोटे जो मैंने बिंदुओं के रूप में दिखाया गया है वो परागकण होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो आकृति है ये पुष्पों की नर जननांग की अर्थात ये पुंकेसर की है। ठीक है, अगर एक को बोलते हैं अपन पुंकेसर, अगर एक साथ को अगर दो या दो से अधिक अपन बोलेंगे तो उसको पुंमंग बोलते हैं। लेकिन हमारा जो मेन टॉपिक है कि इसके अंदर जो पराग कण होते हैं उनके अंदर क्या होता है, किस प्रकार से क्रिया होती है। ये देखिए मैंने यहाँ पर एक पराग कण का चित्र बनाया है। ठीक है, इसके अंदर दो प्रकार के आवरण होते हैं। जो बाहरी वाला जो भाग है इसको बाह्य चोल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका बाह्य चोल यानी कि जो बाहर वाला भाग है। इसके बाद ये जो अंदर वाला भाग है इसको बोलते हैं अंतःचोल। ठीक है, तो यानी कि इतना तो अपने को समझ में आ गया कि इसमें दो आवरण होते हैं, एक बाह्य चोल है आंतरचोल। इसके अंदर ये बीच में जो गोल से स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं अपन केंद्रक। ठीक है, ये आपका केंद्रक हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर ये पराग कण अगर ये अंकुरित होता है, क्या होता है अंकुरित, ये अंकुरित कब होगा, जब ये परागकण अंडाशय के वर्तिकाग्र पर पहुंचेगा। लेकिन मैं तो इसको अलग से दिखा रहा हूँ, लेकिन ये क्रियाविधि कैसे होती है अपन वहाँ देखेंगे। जब ये परागकण अंकुरित होता है तो ये जो केंद्रक है ये दो भागों में बढ़ जाएगा। इसके अंदर ये वाला भाग जो है उसको बोलते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, ये कहलाएगी आपकी कायिक कोशिका। इसके जो नीचे वाला जो गोल सा स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। जनन कोशिका। और ये जो दो भाग बने हैं ये समसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि जैसे अगर ये मान लो एक बीजपत्री है तो उसमें एक जननछिद्र होगा, यहाँ पर एक जननछिद्र होता है। लेकिन जब द्विबीजपत्री होते हैं तो उसमें दो जननछिद्र होते हैं। यहाँ पे देखो मैंने ये दिखाया कि यहाँ पर ये अंतःचोल के अंदर छोटी सी स्ट्रक्चर बाहर निकलता है, इसको पराग नली बोलते हैं। इसे बोलते हैं पराग नली। ये कब विकसित होती है, जब ये परागकण अंडाशय के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाता है। ठीक है, अब जब ये परागकण वहाँ पर जब पहुंचेगा तो उसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये पराग नालिका बनेगी। तो कायिक कोशिका के अंदर विभाजन नहीं होता है, लेकिन जो जनन कोशिका है ये पुनः दो भागों में बढ़ जाती है। ये तो आपकी कायिक कोशिका है और जो जनन कोशिका है ये दो भागों में बटी, तो ये शुक्राणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये शुक्राणु। ठीक है, जो पराग नली है वो जो कायिक कोशिका है उसके द्वारा ये
इसका निर्माण होता है। फिर देखो जो अगला जो स्टेप है, इसके अंदर जो है कायिक कोशिका जो है यानी कि पराग जो नली है उसका निर्माण कर रही है। इसके पीछे पीछे ये जो शुक्राणु हैं जो कि जनन कोशिका के विभाजन के द्वारा बने हैं, ये इसके पीछे पीछे चलते हैं और ये जो पराग नली है ये जो है आपके अंडाशय के भ्रूण कोश में यानी बीजांड के अंदर जाके फट जाती है। तो इस प्रकार से ये पराग जो कण हैं ये अंकुरित होते हैं। तो ये अपन एक जो चित्र है मैंने आपको समझाया है, तो अपन इसको डिटेल से और बात करेंगे। अब ये तो हो गया आपका परागकण और अपन देखते हैं अपन जायांग यानी कि आपका स्त्री केसर। ठीक है, ये एक स्त्री केसर का चित्र है। इसके अंदर सबसे जो ऊपर वाला भाग है इसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसके बाद यहाँ पर आकर के परागकण आकर के यहाँ पर रुकता है। ये जो एक गर्दनुमा भाग है इसको वर्तिका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये वाला भाग यानी कि ये आपका बीजांड है पूरा, लेकिन ये वाला भाग होता है निर्भाग बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि बीजांड का ऊपरी वाला भाग है। इसके बाद ये जो 3 कोशिकाएं इनको बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिकाएं। ठीक है, इसके बाद ये है आपका बाहरी आवरण यानी कि अध्यावरण बोलते हैं इसको अपन, अध्यावरण। ठीक है, ये बाहरी है और ये आंतरिक अध्यावरण। ठीक है, इसके बाद ये जो भाग है गोलाकार ये भ्रूण कोश बोलते हैं इसको, भ्रूण कोश। ठीक है, ये आपका है अंडाशय, जो फूला हुआ भाग है पूरा इसको अपन अंडाशय बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, नीचे देखो यहाँ पर पुनः 3 कोशिकाएं, यहाँ पर ये 2 कोशिकाएं, यहाँ पर 3 है तो 5 तो 7 हो गई, सॉरी 8 हो गई, लेकिन केंद्र किसमें आपके 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोशिका होती है। इसके बाद ये जो 2 कोशिकाएं इसको बोलते हैं सहायक कोशिका, ये बोली जाती है सहायक कोशिका। और इसके बाद जो बीच वाली है ये होती है आपकी अंड कोशिका, क्योंकि जो निषेचन क्रिया यहीं पर संपन्न होती है। और इसके बाद ये जो भाग है ये कहलाएगा आपका बीजांड द्वार, ये कहलाएगा बीजांड द्वार। ठीक है, और ये कहलाएगा बीजांड ग्रंथ। तो ये एक पूरा अंडाशय का नामक चित्र है। तो आपको मैंने इसलिए आपको समझाया जिससे कि क्रिया जो होगी वो आपकी कहाँ पे होगी, ये बीजांड में होगी। किसकी क्रिया, फर्टिलाइजेशन की। तो ये जो 3 कोशिकाएं ये प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। इसके बीच में एक ये भ्रूण कोश के अंदर ये बड़ी कोशिका होती है ना, लेकिन इसमें जो है और इसमें केंद्र एक ही होता है, 2 केंद्रक होते हैं और ये कोशिका होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पर ये 7 कोशिकाएं हो गई, 8 केंद्र हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 और 3 7 कोशिकाएं 8 केंद्र। अब आते हैं अपन कि ये निषेचन की क्रिया किस प्रकार संपन्न होती है वो देखते हैं अपन। तो क्रिया मैंने आपको शुरू में ये कहा कि जब पराग कण जब वर्तिका पर पहुँचता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन क्रिया होती है। तो जैसे ये पराग कण जैसे इस वर्तिका के ऊपर पहुँचेगा, ठीक है, कहाँ पहुँचेगा, वर्तिका के ऊपर। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद इस पराग कण के अंदर ये अंकुरित होगा। तो अंकुरित होने के बाद इसमें से एक पराग नलिका विकसित होगी। जैसे मैंने आपको बताया ये पराग नलिका विकसित होगी और ये कायिक कोशिका के द्वारा बनती है। और इसके अंदर 2 शुक्राणु हैं जो कायिक कोशिका के पीछे भी चलते रहते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर शुक्राणु मैंने यहाँ पर बना दिए। जैसे जैसे पराग नलिका विकसित होती है ये पराग नलिका धीरे धीरे चलती हुई और ये बीजांड द्वार के में प्रवेश करके और ये भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश कर जाती है। तो इस प्रकार से ये पराग नलिका विकसित होगी और ये बीजांड द्वार के द्वारा ये भ्रूण कोश के अंदर बलपूर्वक प्रवेश कर जाती है। ये जो 2 शुक्राणु हैं ये भी इसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। ठीक है, अब शुक्राणु कितने, 2। सबसे पहला जो शुक्राणु है उसका जो मिलन है वो आपकी अंड कोशिका से होता है। तो जो पहला शुक्राणु है उसका जो संलयन किससे होगा, अंड कोशिका से होगा। यानी कि जो अंड कोशिका है इसके द्वारा जो
नर युग्मक शुक्राणु है, यानी कि वो इसके साथ मिल जाएगा। तो ये जो क्रिया हो गई, ये आपकी प्रथम निषेचन हो गया। यहाँ से क्या होगा, जब ये क्रिया हो जाएगी उसके बाद ये परिवर्त करेगा, यानी कि वृद्धि करेगा और यहाँ से भ्रूण का निर्माण होगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 2 शुक्राणु होते हैं, तो एक शुक्राणु जो है, ये जो भ्रूण कोश के अंदर जो ये कोशिका है जिसके अंदर 2 केंद्रक हैं, वे वहाँ पे जाके मिलेगा। तो यहाँ पर द्विनिषेचन होगा, यानी कि दूसरा निषेचन क्रिया होगी। यहाँ पर ये त्रिगुणित बनता है, यहाँ पे 3 केंद्रक होते हैं और यहाँ पर ये द्विकेंद्रक होते हैं। तो ये जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका द्विनिषेचन, यानी कि दोहरा निषेचन। तो इसको बोलते हैं द्विनिषेचन। तो यहाँ पर क्या है कि आपके बीज का निर्माण होता है। किसका? बीज का निर्माण होता है और यहाँ पर ये भ्रूण का निर्माण होगा। जब बीज का जब होता है निर्माण, तो इसके बाद ये जो बाहरी आवरण है किसका? बीजांड का, ये कठोर हो जाएगा और ये सख्त हो जाएगा। इसके बाद जो ये अंडाशय है, ये फूल करके वृद्धि करेगा और एक फल के अंदर परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है किनके अंदर? पुष्पी पादपों में ये क्रिया होती है लैंगिक जनन की। इस प्रकार से क्रिया इनकी संपन्न होती है। धन्यवाद।